स्टूडेंट देखिए हम लोग 17 क्वेश्चन तक जो है हम लोग कवर कर लिए थे ऑब्जेक्टिव का, जो कि हाई स्कूल मॉडल पेपर का है आपका। और 18वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कह रहा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार होता है ये हाल ही में देना शुरू किया गया है। और ये जो है आपका जीव संरक्षण हेतु पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पौधों की कटाई के लिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और लास्ट ऑप्शन है आपका घ जल संरक्षण हेतु। तो आपका जीव संरक्षण हेतु जो है ये आपका जो है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। जीवों की इन्होंने जो है सुरक्षा करने के लिए जो है अहम भूमिका निभाई थी, और जीवों की सुरक्षा के लिए जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये अपनी आवाज़ को बुलंद किए, और जीवन भर जो है वन्य जीव के संरक्षण में अपना योगदान दिया। इसलिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है जीव संरक्षण हेतु जो है अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा जो है दिया जाता है हर वर्ष, ठीक है ना। तो ये आपका 18वां तक था। 19वां क्वेश्चन लोग देखते हैं। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे जो आपका दिया गया RRYY में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी यानी F1 में बीज कैसे होंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, होता क्या है कि RR और YY कैपिटल Y, और यहाँ पर जो है आपका RR और आपका यहाँ पर स्मॉल y है, और यहाँ पर RR कैपिटल Y और कैपिटल Y, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो जीन प्रारूप हम लोग बना लेते हैं, R हो जाएगा इसका, यहाँ हो जाएगा स्मॉल y, यहाँ हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है ना। अब इनमें आपस में संकरण कराया जाएगा तो हो जाएगा R स्मॉल y और कैपिटल Y। तो ध्यान दीजिएगा, जो F1 पीढ़ी में जो आपका F1 पीढ़ी में जो है आपका R का मतलब यहाँ पर होता है जो है राउंड, और स्मॉल y का मतलब यहाँ पर है हरे रंग का, ठीक है ना। तो ये आपका डोमिनेंट रहेगा F1 पीढ़ी में, जो है आपका हरे रंग का, और जो है गोल वाला जो होगा वो आपका डोमिनेंट रहता है अर्थात प्रभावी रहता है, ठीक ना। तो आपका जो ऑप्शन, अगर इसमें जो है अगर आपका हरा और गोल मिल जाता है तो इसका मतलब वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है गोल और पीले, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। और गोल और हरे यही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक ना। तो आपका गोल और हरे ही माना जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ए आपको जो है थोड़ा हम फिगर को बड़ा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाइजाइनल क्षेत्र है, ठीक है ना, नीचे वाला सबसे, और यहाँ पर देखिए आपको ए मालूम दे रहा है। देखिए यहाँ पर ए जो है आपका मालूम हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर मालूम हो रहा है। यहाँ पर जो है ये जो फिगर दर्शाया गया है, और यहाँ पर उंगली नुमा जो संरचना है इसको हम लोग कहते हैं फेम्ब्रियाई, और ये जो है आपका जो गोल संरचना है, गोल जैसा संरचना, उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय में अंडकोशिका का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, अंडाशय की संख्या 2 होती है, और प्रत्येक महीने में एक ही अंडाशय से एक ही अंडकोशिका बाहर निकलता है, ठीक है ना। और ये आपका जो यहाँ पर जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम। यहाँ पर जो ऊपरी वाला संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक। ये आपका ये जो भाग है ये आपका कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय, ठीक है ना। ये कहलाता है गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है ना।
और ये भी आपका जो है फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। और नीचे जो है वैजाइनल क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, जो गर्भाशय होता है वो 3 स्तरों का बना होता है। एक होता है आपका एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपका देखिए एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और आपका एक्सोमेट्रियम होता है, ठीक है ना। अर्थात 3 लेयर का बना होता है आपका गर्भाशय, ठीक है ना। तो आपका केवल पूछ रहा है यहाँ पर ए क्या है, तो ए को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक। तो यहाँ पर जो ए आपका जो फिगर में दर्शाया गया है वो जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गर्भाशय, ठीक है ना। अर्थात घा वाला ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। इसमें जो घा है वो आपका अंडाशय दिया गया है, तो अंडाशय आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए, अब यहाँ पर खंड बा जो है वर्णात्मक प्रश्न है और उसमें उपखंड का, ठीक है ना। इसमें जो पहला उपखंड वो है का। कह रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह प्रपाटी नियम लिखिए। तो यहाँ पर जो है चिन्ह प्रपाटी नियम को हम दर्शाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो चिन्ह प्रपाटी का नियम होता है वो होता क्या है कि आपका यहाँ पर एक हम बना देते हैं दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रकाश किरणें आते हैं, ठीक। तो जो प्रकाश की दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं उसको हम लोग लेते हैं धनात्मक में। किस में लेते हैं? धनात्मक में। और जो प्रकाश के विपरीत में दूरियां मापी जाती हैं उसको हम लोग लेते हैं ऋणात्मक में। तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ तक की दूरी F कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ पर आपका जो है वक्रता केंद्र रहता है, अर्थात C रहता है, ठीक। मान लीजिए कोई वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका मतलब u भी आपका क्या रहेगा? u भी क्या रहेगा आपका? माइनस में u, ठीक है ना। जो वस्तु की दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। और मान लीजिए उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनता है, तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। किससे? v से। तो इसका मतलब यह है कि अवतल के केस में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जा रही है ना। इधर हम लोग माप रहे हैं, ठीक ना, दूरी को हम लोग इधर माप रहे हैं और प्रकाश किधर जा रहा है? प्रकाश आपका इधर जा रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश की विपरीत दूरियां मापी जाती हैं वो आपका होता है ऋणात्मक में, जो प्रकाश की तरफ मापी जाती हैं वो होता है आपका धनात्मक में, ठीक। तो चिन्ह प्रपाटी का नियम यही होता है। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, जैसे वस्तु की लंबाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ। तो इसको हम लोग प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्लस में। और प्रतिबिंब अगर मान लीजिए हमारा यहाँ नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग लेते हैं माइनस में। किस में लेते हैं? माइनस में। तो यही हमारा चिन्ह प्रपाटी का नियम होता है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि यह नहीं टिमटिमाते हैं? तो ध्यान दीजिए, वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो हमको जो होते हैं तारे वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। होता क्या है देखिए कि वायुमंडल में जो गैसों की विभिन्न लेयर होती है, ठीक है ना, कभी उन लेयरों की सांद्रता अधिक हो जाती है, यानी गैसों की सांद्रता अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो हमारा जो प्रकाश होता है वो जब विरल माध्यम थोड़ा सा पा जाता है तो क्या नाम है, वो बेंड हो जाता है, अर्थात अभिलंब से थोड़ा दूर चला जाता है। और जब थोड़ा गैसों की सांद्रता अधिक हो जाती है, जहाँ पर सघनता अधिक हो जाती है, तो फिर सघन माध्यम आ जाता है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सांद्रता अधिक है तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं सघन, ठीक है ना। जब थोड़ा गैसों की सांद्रता कम हो तो उसको विरल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो होता क्या है कि जब पुनः विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश किरणें फिर बेंड हो जाती हैं, अर्थात अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसलिए हमको लगता है कि जो प्रकाश है वो
एक दिशा से मतलब नहीं आ रहा, मतलब सीधे नहीं आ रहा, वो हमको जो है झिलमिलाते हुए मतलब जो है दिखाई देता है। और तारा जो होता है हमको अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा दूर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो कारण यही होता है कि जिसके कारण जो होता है वो प्रकाश जो होता है हमको विभिन्न माध्यमों से होकर के जब गुजरता है, एक बार सघन से विरल फिर सघन विरल, तो जो हमको प्रकाश होता है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, केवल वो प्रकाश हमको जो है उसका जो प्रकाश आता है उसको हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। तो इसलिए जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध हमको 4 ओम प्राप्त हो और 1 ओम प्राप्त हो। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोग इसको भी कवर करते हैं। तो कह रहा है देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले तो हम लोगों को जो है 4 ओम का प्रतिरोध निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा 3 ओम और 6 ओम को हम लोग कर देते हैं समांतर क्रम में। तो जो होता है फार्मूला 1/r बराबर होता है 1/r1 धन 1/r2। तो 1/3 हो जाएगा धन 1/6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 6। यहाँ आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर आपका 1 अर्थात 3/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे आ जाएगा 2, ठीक, यानी 1/2 और आर का मान कितना आएगा 2 ओम आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आर का मान 2 ओम आ गया, ठीक। अब 2 ओम तो आपका बच रहा है ना, तो इसको हम लोग समांतर क्रम में नहीं, अब हम लोग किस क्रम में रखेंगे, श्रेणी क्रम में, R1 + R2, अर्थात R1 का मान जो है आपका 2 है पहले से है, और जो यहाँ पर जो R का मान आया है वो भी आपका कितना है 2, ठीक है ना। यहाँ पर R डैश कर लीजिए, यहाँ पर R2 मत मानिए, यहाँ पर R डैश कर लीजिए। तो आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, ठीक। एक बार पुनः देखिए, देखिए कह रहा है कि हमको 4 ओम प्राप्त करना है। तो पहले 1/r डैश बराबर कर लेते हैं 1/r1 धन 1/r2। तो R1 का मान है 3 और R2 का मान है 6, एलसीएम होगा 6। यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 1 अर्थात 3/6। इसका मतलब R डैश का मान आ जाएगा कितना, काटेंगे इसको 1/2 अर्थात R डैश का मान आ जाएगा कितना 2, कितना ओम आ जाएगा 2 ओम, ठीक। अब ध्यान दीजिए हमारे पास जो है अभी 2 ओम बच रहा है, इसका मतलब ये है कि R बराबर होता है R1 + R2 होता है, लेकिन अब यहाँ पर R डैश का मान रखेंगे, ठीक है ना। R2 का मान यहाँ पर R डैश हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा 1/R1 का मान कितना है 2। अब जो निकाल के हम लोग लाए हैं, क्या निकाल के लाए हैं, R डैश का मान 2, ठीक है ना, लाए हैं यही। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए अगला कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध जो है प्राप्त करना हमको। तो 1 ओम कैसे आएगा, देखिए 1/2 धन 1/3 धन 1/6, सब एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 और 2 दूना 2 3 दूना 6 और 6 कम 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6/6, इसका मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग चौथे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।